मैं पिछले लगभग 20-25 साल से कौन बोल रहा है ये? ये वाला बंद करो। पंखा बंद कर। पिछले 20-25 साल से जब से मेरे दिमाग में ये आया है कि सरकारी स्कूलों को ठीक करना चाहिए और सरकारी स्कूलों को ठीक होना चाहिए, पूरे देश में मैं घूम रहा हूँ। उधर अपना काम तो करता ही हूँ मैं, और जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ और अलग अलग जगहों में जाके देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मतलब बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मामला कई सेंस से है। कई सेंस से ये है कि इसमें जो शिकार हो रहे हैं ना, वो गरीब परिवार के या पिछड़ी जाति के या माइनॉरिटीज जो कि उनके बच्चे खासकर जो है वो इसमें जो है शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो लोग भी जरा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे की फीस देने के लिए, उन्होंने अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल लिया। तो अब अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, पूरे हिंदुस्तान की कहानी बता रहा हूं मैं, तो आपको कौन मिलेंगे? शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे, ओबीसीज के बच्चे, पिछड़ी जातियों के बच्चे, जो अति गरीब है परिवार है उनके बच्चे। तो एक तरीके से तो सेग्रीगेशन हो गया है कि गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में और जो जरा सा भी गरीब से ऊपर है वो अपने प्राइवेट स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल छोटा हो चाहे बड़ा हो। और क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं और जो स्कूल चलाते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, सरकार है, और जो स्कूल में टीचर्स हैं या आपके प्रिंसिपल्स हैं, इवन बहुत सारे स्कूलों में तो हमने देखा कि जो अगर चपरासी भी है स्कूल के अंदर तो वो भी अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाता। तो एक तरीके से बिल्कुल ही अलग हो गया है ये सारा है। और ये बहुत बड़ी संख्या है देश में। आप एक चीज देखो कि 70% से भी ज्यादा लोग, उनके परिवार में औसतन 6,000 रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं है औसतन महीने की है? और अगर 6,000 रुपए औसतन इनकम है तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पढ़ाई पे खर्च करेगा है? और क्या अगर बीमार हो जाए तो क्या करेगा है? तो ये हर तरीके से ना, मतलब इसका जो इतनी बड़ी संख्या है उनके बच्चों का एक तरीके से शोषण हो रहा है इस समाज में। और मजेदार ये है कि कानूनी तौर पर भी और संविधान के तौर पर भी इन सब बच्चों का हक है कि इनको एक अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल जो बहुत अच्छा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो भी सुविधाएं हैं और जो भी उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कम से कम उसको मिलना चाहिए। इवन अगर हम सरकारी ढांचे के अंदर भी देखें, केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना आप लोगों ने? केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या आर्मी के जो स्कूल होते हैं या और इंस्टीट्यूशंस के जो स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर है, वहाँ बहुत बढ़िया है। अगर आप सब लोगों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिल जाए तो जाओगे नहीं जाओगे? क्योंकि लेकिन मिल नहीं सकता क्योंकि वहाँ सीमित सीटें होती हैं और वो भी सरकारी जो नौकरी में लोग होते हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो जो अगर आपके पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप वहां से भी वंचित होंगे, और अगर है भी तो उसमें भी सीमित सीटों की वजह से आप अक्सर आउट हो जाओगे। अभी हम देख रहे हैं देश भर में, आप देखो कि कम से कम 20 करोड़ बच्चे, हमारे लगभग 20 करोड़ बच्चे स्कूलों के अंदर एनरोल्ड हैं, लेकिन 50% भी बच्चे वहां स्कूल में नहीं जाते हैं। आप तो चलो कोचिंग यहाँ आ जाते हैं मतलब, लेकिन सारे कोचिंग के लिए थोड़ी जाते हैं। पता नहीं, कोई काम करने चला जाता है, कोई जाता ही नहीं है। और उनमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की है मतलब। तो आप एक अंदाजा लगाओ कि अगर 10 करोड़ बच्चे जो मतलब स्कूल में एनरोल्ड है और नहीं जाते हैं तो उनका भविष्य क्या है? दूसरी बात, जो 10 करोड़ मतलब जाते हैं
वहां पे उनको किस तरीके की सुविधा और शिक्षा मिलती है और उनका जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो क्या है वो सब जानते हैं। 8वीं 10वीं पास बच्चे एक हिंदी में चिट्ठी नहीं लिख सकते, मतलब हिंदी में, अंग्रेजी तो छोड़ दो। ये औसतन समस्या है देश की है। इसके अलावा जो हमारे चाइल्ड लेबर है, जो एनरोल्ड हुआ ही नहीं है, चाइल्ड लेबर है या जो स्कूल कभी गया ही नहीं है, उसकी संख्या भी मेरे ख्याल से देश में कम से कम 10 करोड़ है। 10 करोड़ मतलब लगभग है। जो आप देखते हो बकरियां चरा रहे, आप लोगों में से भी कोई ले जाता होगा बकरियों को? ले जाता था कोई नहीं ले जाता था बकरी भैंस गाय चराने के लिए है? नहीं, चलो लकी हो आप है? तो अभी मैं जब कल आ रहा था इधर तभी मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे बकरियों को ले जा रहे थे, हाथ में डंडी थी और बकरियां चल रही थी उनके साथ साथ। तो उनका क्या भविष्य है? तो मतलब इतना सीरियस मैटर है ये कि हम सब लोगों को इस मामले में ना सोचना चाहिए। आप निकलने की कोशिश कर रहे हो और बहुत सारे लोग निकल आएंगे उस चीज से, कितने % निकलते हैं, कितना क्या होता है, ये अलग बात है। लेकिन एक ये गंभीर मामला है या नहीं है? क्या हर एक बच्चे को देश की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और कैसे मिलेगी? इसका मतलब ये हुआ कि ये, और ऐसा नहीं है नहीं मिल सकती, मतलब एक तो ये होता है ना क्या संभव है, हो ही नहीं सकता है, बेकार की बातें करते हैं हम लोग, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि एक तो सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरत है इंसान की, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि सरकारी ढांचे के अंदर हम इसको ले सकते हैं। जब एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई हो सकती है या नवोदय विद्यालय में हो सकती है या आर्मी के जो स्कूल हैं उनमें हो सकती है, तो हमारे जो आम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें क्यों नहीं पढ़ाई हो सकती? और अभी देखो ये जो है ना राइट टू एजुकेशन एक्ट, हम न्यूनतम की बातें कर रहे हैं, हम अभी बहुत हाई फाई बातें नहीं कर रहे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के या गोइंका स्कूल के स्कूल बना दो हमारे, ऐसी बात नहीं कर रहे। हम क्या लड़ रहे हैं? जैसे देश में आज भी रोजी रोटी मकान, मतलब आज 75 साल से भी ज्यादा आजादी हो गई और रोजी रोटी मकान की ही लड़ाई चल रही है? गलत कह रहा हूं? तो हम रोजी रोटी मकान से ही नहीं निकल पाए हैं तो हम जाएंगे कहां आगे? इसी तरीके से हम शिक्षा के अंदर एक न्यूनतम बातें कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ऊंची बातें नहीं कर रहे हैं। और न्यूनतम क्या है? ये देखो, ये जो है ना राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये 2009 में बना है। वैसे तो संविधान में शिक्षा का अधिकार शुरू से ही है, संविधान के बगैर भी शिक्षा का अधिकार है। इसको बोलते हैं जन्म जब लेता है व्यक्ति तो शिक्षा का अधिकार उसके साथ ही उसको पैदा हो जाता है। तो कोई कानून की सच जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कानून भी बनाना पड़ा ये दिखाने के लिए, और ये बताता था कि हमारे बच्चे आज भी स्कूलों में नहीं है या स्कूलों में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस एक्ट के अंदर जो है ना इन्होंने एक नॉर्म्स रखे, मतलब ये एक चैप्टर रखा नॉर्म्स का। नॉर्म्स में क्या था कि स्कूलों में कम से कम इतनी चीजें तो होनी चाहिए, जैसे हर एक क्लास रूम जो है, हर एक क्लास को एक क्लास रूम मिलना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चे एक ही रूम में बैठे हुए हैं। अभी हम कल भी जब गए थे तो 150 बच्चों का स्कूल था वो, और एक क्लासरूम था। एक क्लासरूम में पहली क्लास से 5वीं तक के 150 बच्चे हैं। उसके अलावा उनके पास ना बाउंड्री वॉल है, ना उनके पास पीने का पानी है, टॉयलेट ब्लॉक खराब है। तो सुबह सुबह हमने जब देखा तो बच्चे जो है पूरे स्कूल के अंदर झाड़ू लगा रहे थे, मतलब 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। हमने क्या, बहुत नदी थी बीच में, वो तालाब सा था। हम जैसे ही उस तालाब के पीछे से आ रहे थे तो मैंने देखा कि बच्चे जो है झाड़ू लगा रहे हैं। तो मैंने रुक कर और उनका वीडियो भी बनाया मैंने कि झाड़ू बना रहे हैं। तो बाद में टीचर हमको बोलते रहे नहीं सर ये वीडियो मत डालना है। तो कोई बात नहीं, वो तो उनकी अपनी बात है, लेकिन ये स्थिति है। तो इसमें ना नॉर्म्स है कि एक मिड डे मील के लिए एक रूम होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये जो एक्ट है इसके बारे में कितने लोगों को पता है?
कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, जो शिक्षा का अधिकार देता है। और इसी तरीके से संविधान में भी शिक्षा का अधिकार लाया गया। ये दोनों चीजें साथ साथ लाई गई, लेकिन अभी तक जो है, अभी तक इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो टीचर कितने होने चाहिए, कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, सेफ बिल्डिंग होनी चाहिए, टीचर कितने घंटे काम करें ये भी इसमें लिखा हुआ है। लाइब्रेरी, प्ले मटेरियल, गेम, स्पोर्ट्स। तो इसके आधार पर हमने क्या किया है, क्योंकि हमने ये देखा कि आज 13 साल हो गए, 2009 से कितने हो गए, लगभग 13 साल हो गए। मतलब बहुत बड़ी शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि 13 साल के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूनतम चीजें स्कूल के अंदर होनी चाहिए वो गुम है। टाट पट्टी अपने घर से लेके जनरली देखा मैंने बिहार के अंदर, और भी कई जगह देखा, और वो भी फटी हुई, और कई दरी वरी दे भी दी तो वो फटी हुई दरी, गंदी मिट्टी से भरी हुई दरी पे बच्चे बैठे हुए हैं। क्या हम अपने बच्चों को आज की तारीख में बेंच नहीं दे सकते? महागुरु वो क्या बोलते हैं, विश्व गुरु। विश्व गुरु का शब्द सुना आपने कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या बन गए हैं? सुना है? नहीं सुना? आप मोदी जी को नहीं सुनते? मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। पूरे देश के अंदर जो है सारा दुनिया हमें देख रही है। अब जिसके देश का बच्चा फटी हुई या गंदी दरी के ऊपर बैठकर, छोटा सा बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है सरकारी स्कूल में, वो कहां से महा विश्व गुरु बन जाएगा? बन गया है? हाँ, मोदी जी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमकर शायद उनको लगता हो कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है? तो लेकिन है नहीं। तो हम क्योंकि आप लोग सब गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो मेरी समझ ये है कि आप लोग ना इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके साथ में जो भी हुआ या हो रहा है वो तो है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोगों को उनके लिए अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए? जो हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हम आपसे वो कोई बात नहीं कर रहे जो नहीं कर सकते। आप लोग यंग हैं, आजकल के यंग तो वैसे ही 5-7 साल एडवांस होते हैं, मतलब उनका समझ जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया और सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता है, और आप लोग सब देखते हैं, चर्चा भी करते हैं आपस में, तो जो समझ की लेवल है, स्तर है, वो पहले से बढ़ गया। लेकिन उस समझ का क्या फायदा होगा अगर आपने उस समझ को एक बदलाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया? क्या हम यही चाहते हैं कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, उसी हालात में हमारे छोटे भाई बहन भी गुजरे, उसी हालात में उनके भी, हमारे और उनके बच्चे भी गुजरे? ऐसा सोचते हैं क्या? और अगर नहीं सोचते और सोचते हैं कि इसको बदलना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, सोचने से तो नहीं होगा। तो अभी हमने क्या किया है, इसके आधार पर मिनिमम एक इसमें ये भी है कि हर एक स्कूल में कम से कम एक विशेष टीचर होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर। जानते हो स्पेशल एजुकेटर क्या होता है? कितने लोग जानते हैं स्पेशल एजुकेटर? बहुत जनरल नॉलेज की चीजें हैं। जो विकलांग बच्चे होते हैं, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जितने भी विकलांग बच्चे होते हैं, इनका हक है कि जो मेन स्कूल होता है, मेन स्कूल में पढ़े वो। अभी तक हम लोगों की समझ ये थी कि नहीं, अगर गूंगा बहरा है तो गूंगे बहरे के स्कूल में जाए, अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड स्कूल में जाए। वो फिट नहीं होता, लेकिन फिट होता है। और हमारा जो कानून है और जो संवैधानिक अधिकार है उस बच्चे का, वो ये है कि, और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर होता है। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जो दिमाग से ऐसे लगता है थोड़े पगले हुए होते हैं, वो भी स्कूल में जाएंगे, और उनके लिए एक स्पेशल टीचर होगा जो स्पेशली ट्रेंड होगा, और वो उनको पढ़ाएगा। अभी ये कानून जो है ये भी बोलता है कि हर एक स्कूल में एक टीचर होना चाहिए। मुझे तो बिहार के किसी स्कूल में दिखा नहीं है ये टीचर। विकलांग बच्चे दिखे एक जगह, 3 बच्चे दिखे मुझे विकलांग, उनसे मैंने बात भी करी, लेकिन विकलांग के लिए स्पेशल टीचर नहीं। फिर उनके लिए रैंप वगैरह ऐसे हो, जैसे घर से आते हैं व्हील चेयर लेके,
तो क्लासरूम तक चले जाए। है आपका ऐसा कोई स्कूल जिसमें विकलांग बच्चा व्हील चेयर से आए और क्लासरूम में चला जाए? है वो तो स्कूल के अंदर बाउंड्री में भी घुस जाए तो मुझे लगता है शायद एक अचूबा हो जाएगा, नहीं लगा। तो मैंने बहुत साल पहले ना, 15 साल पहले देखा एक जगह जहाँ कुछ झुग्गियां टूटी थी और उनको बसाया था। वहां पे मैं नरेला दिल्ली में है एक जगह, मैं वहां पे ना जा रहा था स्कूल की तरफ, तो मैंने देखा कि एक बच्चा, स्कूल का बच्चा, एक विकलांग बच्चे को जो चल फिर नहीं सकता था, उसको एक लकड़ी का एक वो बनाया, लकड़ी का एक ढांचा बनाया, उसके नीचे पहिए लगाए, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ खींचने का रखा, उसके ऊपर बैठा के उस विकलांग बच्चे को वो स्कूल ला रहा था। कम से कम मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर से एक बच्चा, दूसरा बच्चा जो ठीक था वो उसको ला रहा था, फिर ले भी जाएगा रोज। तो मतलब एकदम आंखें जो है ना, मतलब कई बार झिना जाती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक बच्चे की हिम्मत देखिए कि वो दूसरे बच्चे को जो है वो स्कूल ला रहा है। तो अभी इसके ऊपर आधारित, इन सब चीजों पे आधारित हमने ना एक परफॉर्मा बनाया, और उस परफॉर्मे का भी एक ये है कि एक कानूनी लड़ाई, कोई धरना वर्णन नहीं देना उसे, एक मुझे लगा कि एक कानूनी लड़ाई से भी हम ये अचीव कर सकते हैं, मतलब कि हालत ठीक हो, है? और वो कानूनी लड़ाई क्या है कि हमारे कानून में ये दे रखा है कि अगर आप कोई केस करते हैं कोर्ट के अंदर सरकार के खिलाफ, तो आपको उनको एक सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड का एक नोटिस देना होता है। वो नोटिस में क्या होता है कि आप उसको बोलते हैं कि देखिए, जैसे मैं पिता हूं, गवर्नमेंट स्कूल में मेरी लड़की पढ़ती है, तो मैं बोलूंगा कि मेरी लड़की जो है आशा, वो 6ठी क्लास में पढ़ती है और 6ठी से 8वीं तक जो है 200 लड़कियां हैं, एक ही टीचर है, जबकि कानून से 5 टीचर होने चाहिए उनके लिए, है? और 5 क्लासरूम भी होने चाहिए, तो एक ही क्लास में पढ़ती हैं। तो आप 2 महीने के अंदर जो भी कानून के हिसाब से टीचर हैं वो आप दीजिए, और अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। ये एक फर्स्ट पार्ट है नोटिस का, जिसको हम लीगल नोटिस बोलते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या है कि अगर 2 महीने में सरकार ने मेरे लीगल नोटिस पे वो सुविधाएं नहीं दी बच्चों को, तो जो नजदीकी दीवानी अदालत है, आप लोगों में से कितने लोगों ने कोर्ट देखी है? कोई भी कोर्ट देखी है किसी ने? है? आपने देखी है? हाथ खड़ा करो जरा ऊपर, क्योंकि ये भी बड़ा, वैसे तो कहते हैं अस्पताल और कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, है ना, दुश्मन को भी ना भेजे, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर मैं सोचता हूँ हर एक बच्चे को कम से कम एक बार, प्लीज आपस में मत बात करो, थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हर एक बच्चे को कम से कम एक बार कोर्ट जरूर देखनी चाहिए, है? एक तो उसको जो फिल्मों में देखता है उसका भी थोड़ा सा उसको पता लग जाता है कि असलियत क्या है? थोड़ा, और उसको लगता है कि ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, अदालत भी एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप अपने हकों की लड़ाई जो है लड़ सकते हैं, है ना? हक क्या है तो कोर्ट है? और रोज देखते हैं आप कि कभी किसी तरीके का, जैसे हम लोगों ने एक केस डाला था, एक बच्चा था, उसके दोनों हाथ ही नहीं थे, मतलब इसके आगे के हिस्से नहीं थे, है? और वो 9th या 10th में पढ़ता था, है? तो हमने कोर्ट में केस किया कि इसका शिक्षा का अधिकार में ये है, इसको जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, नकली हाथ जो होते हैं, वो सरकार दे। फिर कोर्ट ने ऑर्डर करा और फिर 6 लाख रुपए खर्च करके सरकार ने उसको दोनों हाथ दिए। तो वो बैटरी से चलते थे, तो वो काफी काम करने लगा, मतलब ना। तो वैसे पैर की उंगली से पेंट बनाता था, पेंटिंग्स, लेकिन उसके बाद जो है वो हाथ से करने लगा, तो उसको अपना हक मिला ना। तो इसलिए कोर्ट में जाने का, तो अगर 2 महीने में वो जवाब नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो वो फिर क्या करेगा, पिता नजदीक की अदालत में चला जाएगा। आपको लग रहा होगा कैसे चला जाएगा, वकील चाहिए, खर्चा चाहिए? नहीं, बहुत सिंपल है, वो वकील की भी जरूरत नहीं। अगर कोई वकील मदद करता है फ्री तो ठीक है, नहीं तो वो पेरेंट हम बना के दे देंगे, आप बना के दे देंगे, हम आपको ट्रेन कर देंगे कि कैसे एक दावा बनता है। वही दावा जो है वो अपना साइन करके, आप थोड़ी सी मदद करके उसको फाइल करा देंगे,
और जब केस आएगा अगले दिन या उस दिन वो पेरेंट खुद खड़ा हो जाएगा जज साहब के सामने है? और आप एक चीज सोचो कि वो जो पेरेंट हमारे बस्तियों का पेरेंट जो है जिस वक्त जज साहब के सामने खड़े होगा और जज साहब से जब बात करेगा अपनी बात बताएगा है? लड़की उसकी लड़की या लड़का भी साथ में होगा कि हाँ सर मुझे तो टॉयलेट ही नहीं मिलता, मेरा टॉयलेट ही नहीं है, टूटा हुआ टॉयलेट है, मैं कहाँ जाऊंगा, तो घर चले जाते हो मुझे टॉयलेट आ जाता है, तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है मेरी तो है? अगर जज साहब को ऐसी बातें बताएगा तो आप एक चीज देखिए कि उसके अंदर कितना एम्पावरमेंट आएगा कि मैं जज साहब से बात कर सकता हूँ। और जज साहब जब उसकी बात सुनकर, जो मुझे 100% विश्वास है, जो भी कर सकते हैं ऑर्डर सरकार के खिलाफ, वो ऑर्डर जब करेंगे और उससे उसको पता लगेगा कि मेरे 3 दिन में टॉयलेट बन गया मेरे स्कूल के अंदर या पानी की व्यवस्था हो गई, तो आप समझो कि वो कितना एम्पावर्ड हो जाएगा। मतलब उसमें वो तो सबको बोलेगा कि जाओ तुम भी एक केस करो, तुम भी एक, ऐसे नहीं, एक बार उसने समझ लिया तो वो सबको बताएगा और सबको, क्योंकि सबकी वो होता क्या है कि आपके माता पिता को नहीं, ऐसा नहीं पता कि स्कूल में क्या हालत है, लेकिन उनको पता है कुछ फायदा नहीं है, किससे लड़ोगे, या तो किसी जरा स्कूल में जाके आवाज लगाओ तो आप ही के खिलाफ, आपके खिलाफ ही षड्यंत्र शुरू हो जाएगा कि यार स्कूल के खिलाफ आवाज क्यों लगाई, है ना, तो वो डर होता है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब जानते हुए भी कि आपको आपके स्कूल में क्या चाहिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे, और आप जब कुछ करते हैं और कुछ होता है तो आपको लगता है कि हाँ हो सकता है? तो हर एक आदमी जो है ना पैरा लीगल वॉलंटियर बन जाएगा, पैरा लीगल एक्टिविस्ट बन जाएगा, पैरा लीगल पेरेंट बन जाएगा है? और ये एक नमूना है। एक बार इस प्रोसेस से आप निकल गए ना तो जीवन में पता नहीं 50 मौका आएगा जब आप कहोगे देख अगर तूने मेरे साथ ऐसा न्याय किया तो मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा कोर्ट के अंदर है? तो ये है। अब क्या हुआ, प्रिंट हो गया क्या? हाँ, आ रहा है।